हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न बोर्ड में आते हैं जिनको हम न्यूमेरिकल भी कहते हैं। देखिए न्यूमेरिकल हर एक बच्चा सॉल्व करता है और हर एक टीचर सॉल्व करवाता है। सभी का अपना अपना तरीका होता है। एक ऐसा भी तरीका होता है अगर आप जिस तरीके से अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को हल करते हैं, यानी कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को अगर अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो अगर वो न्यूमेरिकल 5 नंबर का है तो आपको पूरे 5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसे अटेंडे में सॉल्व करते हैं तो 5 नंबर में 5 नंबर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे अगर आप न्यूमेरिकल को या फिर एनीथिंग फिजिक्स का न्यूमेरिकल बात करें या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की बात करें तो कहीं पर भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, अगर तरीका फॉलो करते हो तो मैं कहता हूँ आपका अगर 1 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर वो न्यूमेरिकल 5 नंबर का है तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि कई सारे आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने आपसे कहा होगा कि 100% यही न्यूमेरिकल, यानी कि वो 100% गारंटी लेते हैं कि यही न्यूमेरिकल बोर्ड में आएगा। ये बच्चों मैं अगर बात करूं स्पेशली कि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि न्यूमेरिकल सेम नहीं आ सकता है। सेम तो वो चीज़ कहते हैं जैसे यहाँ पर 5 × 10⁻⁻8 कूलाम लिखा हुआ है, सेम लैंग्वेज सेम वैल्यूज दे दी जाए तब तो हम इसको कहेंगे कि जो न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा जैसा सर ने पढ़ाया सेम आ गया। मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन 50-60% कह सकता हूँ कि सेम कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें हमारे सिलेबस में जो टॉपिक हैं, जो डेरिवेशन है, आएंगे तो न्यूमेरिकल वहीं से, ये तो गारंटी है, पक्की है। तो आपको अगर तरीका पता है, यानी कि न्यूमेरिकल हल करने का तरीका, और अगर आपको हर डेरिवेशन का आपको सूत्र पता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो जो आपके सिलेबस में है। यानी कि अगर हम कहें कि हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस में नहीं वो थोड़ी ना आप सॉल्व करोगे, ना ही कोई सॉल्व करवाएगा, ना ही बोर्ड में आएगा। तो इसीलिए आपके जो सिलेबस में है वो सारे टॉपिक आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, जब 150 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे तो हर एक न्यूमेरिकल की हर एक क्वेश्चन की आपको वैरायटी पता चल जाएगी और उस वैरायटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों जैसे कि हमें पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यानी यहाँ पर हमें इसकी दूरी पूछी गई है, कितनी दूरी पर, और दूरी को बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर r से। दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट होगी। अब यहाँ पर हमें सारी चीज़ें दी गई, बच्चे क्या करते हैं सूत्र लिखते हैं और लगाने लगते हैं इधर उधर कुछ भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग लगाना है गिवन। अब आपको गिवन हेडिंग लगाना है ब्लैक पेन से अपने जब बोर्ड की कॉपी लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, गिवन का मतलब होता है जो दिया गया है, या आप यहाँ पर इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं दिया गया। ठीक, ऐसा भी आप लिख सकते हैं जो आपको सही लगे, चाहे आप गिवन वैल्यू लिख सें चाहे दिया गया लिख लें। ठीक है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश, यानी कि आवेश को हम लिखते हैं Q से। तो बच्चों हमें यहाँ पर दिया गया है 5 Q = 5 × 10⁻⁸ C4 होता है कूलाम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट होगी। यानी कि बच्चों ये जो मान दिया गया, ई का मान दिया गया, कितना दिया गया 450 वोल्ट प्रति मीटर। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। पूछा क्या गया कितनी दूरी पर, यानी कि बच्चों यहाँ पर R = हमारा क्वेश्चन मार्क है, R = हमसे पूछा गया है। अब बच्चों आप यहाँ पर चाहें तो यहीं पर आप सॉल्व हेडिंग डाल सकते हो, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व हेडिंग डाल के गिवन लिख देंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज़ से रिलेटेड आपको जो सूत्र है वो सूत्र लिख देना। क्या सूत्र होता है बच्चों, E = यहाँ पर हमें सूत्र लगाना रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको पढ़ाई थी, 1/4πε0 Q/r²। इस सूत्र को क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से बॉक्स के अंदर बंद कर देना है और यहाँ पर आपको लिख देना फॉर्मूला। इंग्लिश में लिखना चाहें तो फॉर्मूला, हिंदी में लिखेंगे तो सूत्र। अब आपने सूत्र लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 1/4πε0 आपको नहीं पता है। देखिए 1/4πε0 नहीं पता है और आपको अगर इसका मान आता है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा सही क्या रहता है, आप कहीं पर नीचे भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर सही क्या रहता है, इधर आप ऐसे करके लिख देंगे 1/4πε0। इसका एक मान होता है जो बच्चों हमारा कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹।
9 गुणे 10 की घात 9। अब हमारा बच्चों इसका मान जो है इतने का ए होता है, ठीक है। अब बच्चों हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू 9 इंटू में 10 की पावर 9। ये हमने 1/4 नोट के स्थान पर रख दिया, गुणे का निशान लगाएं क्योंकि इसमें कोई निशान नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में गुणे का निशान है, प्लस माइनस होता तो लगा होता, क्यू अपॉन में हम करेंगे आर स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा एक सूत्र बन गया दूसरा, ठीक है, ये सूत्र बन गया। अब हमने क्या किया, यहीं पर मान रख लेते तो यहाँ पर भी मान रख सकते थे, कोई टेंशन नहीं थी। अब हम यहाँ से मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ई इक्वल टू हमें दिया गया है 450 वोल्ट, 450 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में क्यू का मान भी दिया गया 5 गुणे 10 की घात 8, 5 इंटू में 10 की पावर माइनस की 8 डिवाइडेड बाई आपका आर स्क्वायर। इसके बटे में आप 1 मान लेंगे, क्या करेंगे, बटे में आप 1 मान लेंगे, इस तरीके से इसकी तिरछा गुणा करा देंगे, ठीक है। अगर बच्चों आपके पास तो पेज होगा आप नीचे लिखते चले जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो पेज है नहीं, लिमिटेड जगह में लिखना है तो हम इसको इधर लिख रहे हैं, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका बचेगा 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में आपका ऊपर बचेगा 5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 8। देख लीजिए ये मान बचा 9 इंटू 10 की पावर 9। अब ये 450 है, नीचे आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 450, ठीक है। देखो 450 यहाँ पर ए आ गया है। अब बच्चों इधर देखो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, देखो 9 पना 45 इंटू में क्या बचेगा, 10 की घात 9 है और 10 की घात माइनस 8 है, माइनस से प्लस से माइनस को घटाएंगे तो 10 की घात 1 बचेगा, वो भी बचेगी किसकी, प्लस की। अब 10 की घात 1 बची, अपॉन में 400 आपका 50 है। अब इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसके आगे आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 45 गुणे 10 की घात 1 का मतलब है इसमें आप 10 से गुणा कर सकते हैं, और 10 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका 450 आ जाएगा। नीचे भी आपका क्या है 450 और 450 एकन 450। अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो आर स्क्वायर इक्वल टू आया हमारा 1 मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू हमारा 1 मीटर आ गया है, ये हमारा मान आ गया है, ठीक है। अब आप ऐसा मत सोचना कि सर हमने स्क्वायर हटाया इधर अंडर रूट लगाया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो टेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, इस तरीके से। और हो सकता है न्यूमेरिकल जहाँ पर आप सॉल्व करते हैं तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, नो टेंशन। और आर के आगे एम क्यों लिखा, क्योंकि दूरी की इकाई जो होती है मीटर में होती है, यहाँ पर जो मान आता है वो मीटर में आता है। अगर आप यहाँ पर अगर इसको आर स्क्वायर को अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 100 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, नो टेंशन, चीज़ एक ही है, चाहे जो लिख लें, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा रहेगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो मीटर में ही आती है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है अच्छे से समझ में आ गया, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है भी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसको पढ़ लेंगे और आपको उसका सोल्यूशन भी बता देंगे, ठीक है। अब बच्चों अगला हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, उसी के बाद में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम हेडिंग लगाएंगे सॉल्व, ठीक है। फिर आप हेडिंग लगाएंगे क्या बच्चों, गिवन। अब यहाँ पर आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, GV, ठीक है, गिवन वैल्यूज, ठीक है। अब बच्चों हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ें। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है, एक गोलाकार कोई चालक है उसकी त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव जो है 1000 वोल्ट हो जाए। यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ पर उस धारिता की आपको पूछा गया, उसकी धारिता, यानी कि धारिता को हम C से लिखते हैं, धारिता को C से, तथा उस आवेश की गणना कीजिए। उस आवेश का मतलब यहाँ पर Q। अब आप पेपर में आप इस तरीके से मत बनाना, क्योंकि हो सकता है आपका टीचर आपको डांट दे, तो मैंने आपको समझा रहा हूँ तो आप बना ले रहा हूँ। वहाँ पर आप डायरेक्ट उसको पेंसिल से निशान लगाते आप सीधे मार्क कर लेंगे, ठीक है। आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव है 1000 वोल्ट हो जाए, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब गिवन में जो वैल्यू दी गई वो हम लिख देते हैं। गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या यानी कि R इक्वल टू बच्चों में दिया गया है 90 सेंटीमीटर,
और जैसा कि हमने कहा हमें ज़्यादातर यहाँ पर वैल्यू चाहिए रहेगी वो मीटर में। तो 90 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 से हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो 90 × 10 की घात -2 मीटर आ जाएगा। हम एक जीरो यहाँ से हटा सकते हैं और एक घात माइनस की कम कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, इतना रखते हैं, फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तथा इसकी धारिता यानी कि सी, धारिता को लिखते हैं सी इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क है। तथा उस आवेश की गणना कीजिए, यानी कि बच्चों में क्यू भी हमसे पूछा गया है, क्यू इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क है, और जिससे इसका विभव यानी कि बी इक्वल टू में दिया गया कितना हो जाता है 1000 वोल्ट, V4 वोल्ट। इतनी चीज़ें आई होप आपको यहाँ तक क्लियर रहेगा। अब बच्चों हमें क्या है, सूत्र पता होना चाहिए। तो हमने आपको सूत्र पढ़ाया था, यानी कि अगर कोई गोलाकार चालक है, इसका डेरिवेशन भी हमने आपको सिद्ध कराया है, गोलाकार चालक की धारिता। अब बच्चों धारिता को हम लिखते हैं C से, तो C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये जो बच्चों हमारा क्या है, एक सूत्र है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला। ये क्या है बच्चों, हमारा सूत्र है। अब आप कहेंगे सर हमें एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं पता। कोई टेंशन नहीं, अभी मैंने आपको एक मान बताया, इधर हम मान सॉल्व करेंगे, आप इधर लिख लेंगे, हम इधर ही लिख ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, हम इधर लिख ले रहे हैं लेकिन आपको इधर लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई है, 1/4 का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। समझ में आ गया, ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। अगर हम एक ए बटे में है, अगर हम इसके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके अगर हम मान की बात करें, देखिए यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना। देखो इधर बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर रहेगा और आपका 9 × 10⁹ जो है नीचे आ जाएगा। बस अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा 1/9 × 10 की घात 9 इसका जो है मान हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक इसका मान पता हो गया होगा। अब हम इसी का मान इसमें रख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब क्या, C इक्वल टू 1/9 इंटू में 10⁹। अब गुणे में इसके इतने का तो मान हमने रख दिया, इंटू में R है तो इस R को भी लिख लेते हैं। अब बच्चों में इसको चाहे तो आप इस ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देंगे। अब बच्चों यहाँ से हम C को निकाल लेंगे। अब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 9 1/9 × 10 की घात 9 इंटू में आपका क्या है, R का मान हमें दिया गया है 90 × 10 की घात -2। समझ में आ गया। अब देखिए 9 को हम 9 1 का 9 यानी कि 10 बचा, ठीक है। अब C इक्वल टू क्या बचा, देखिए 10 × 10 की घात -2 बचा, नीचे आपका क्या बचा, देखो 9 बचा, गुणे 10 की घात 9 बचा। अब बच्चों 10 की घात 9 बचा है, इस 10 की घात 9 को हम ले चलेंगे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 10 की घात -2 गुणे में 10 की घात -9। जब आप इसको नीचे से ऊपर लाएंगे तो इसके जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे और नीचे आपका 9 रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा, ठीक है। सॉरी 9 नहीं रहेगा, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर 9 नहीं है। 9 क्यों रहेगा, क्योंकि 9 को तो हमने काट दिया, 10 की घात 9 बचा था सिर्फ। सॉरी बच्चों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ध्यान नहीं रहा। यानी कि 9, 1 मिनट समझ लीजिए। देखिए अगर बच्चों C है, ठीक है, 9 × 10⁹ किया, इससे 9 से हमने इस 90 को काटा, तब यहाँ पर 10 बचे थे, बनता 90 थे, तो ये 9 तो यहाँ पर बचा नहीं। अब बचा सिर्फ 10 की घात 9 है। अब 10 की घात 9 को हम ले चलेंगे ऊपर। अब हमारे पास C का मान क्या आ जाएगा, देखो ये बचेगा 10 गुणे में 9 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे में है तो इस -2 और -9 हो जाएंगी कि मिलकर -11। तो बच्चों यहाँ पर चालक की जो धारिता आई है C इक्वल टू, यहाँ पर हमें C का मान जो है वो हमें पता चला है, जो कि आया 10 × 10 की घात -11। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, Q इक्वल टू, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कोई भी चालक होता है, कोई भी चालक हो, चालक पर अगर हम आवेश की बात करें, चालक पर आवेश, इसका सूत्र होता है Q इक्वल टू C इंटू में V।
लेकिन हमें यहाँ पर Q ही चाहिए, कोई टेंशन नहीं, हम इसी से निकाल लेंगे। या आपने एक सूत्र ऐसा पढ़ा हो सकता है, Q = C भी ना पढ़कर C = आपने पढ़ा होगा Q × में V, ऐसा पढ़ा है। जैसा भी आपने पढ़ा हो, चीज़ एक ही है, यानी कि हमें Q चाहिए तो CV की गुणा हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमें यही सूत्र चाहिए, इसमें हमें मान रखने में आसानी हो जाएगी। हमें Q ही निकालना, तो Q = क्या हो जाएगा। अब बच्चों C × में B, यानी कि C का मान हमें पता होना चाहिए। C का मान हमने अभी निकाला है 10 × में 10⁻⁻11 × में B का मान हमें पता है कितना होता है 1000। अब 1000 का मतलब है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं Q = 10 × 10⁻⁻11 × में 10⁻+3, इसको हम लिख सकते हैं। 3 जीरो लगे तो 10⁻+3 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम Q = क्या लिख सकते हैं, 11 से अगर आप 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 × में 10⁻⁻8, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसका मान आ जाएगा। और अगर अभी आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप और भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर Q = आप इतना भी लिख सकते हैं, 10 गुणे में है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 इतना बच जाएगा, और आवेश का मात्रक वही कूलाम रहेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इस मान को लिखेंगे, इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेकार में, तो आप इतना याद रखेंगे। इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहता है। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो देखिए बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझिए। बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये न्यूमेरिकल जो है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हूबहू यही न्यूमेरिकल आ जाएगा, लेकिन बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं कहता हूँ 70 to 80% चांस हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से इस टाइप का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। 100% चांस नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 70 to 80% चांस हैं कि आपको यहाँ से मिलने वाले हैं न्यूमेरिकल। और अगर मैं कहता हूँ 100%, तो इसमें रिस्क है, लेकिन यहाँ से हर साल आते हैं। आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इस तरीके से आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए आपको यहाँ पर डर लग रहा होगा देखकर, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करेंगे, देखो इसमें सभी मान को रख लेंगे, सभी मान जो है हमारे रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर लेंगे, इसको मान लेंगे C1, C2, C3 और C4, और आप चाहें तो C1, C2, C3, C4 मान सकते, कोई टेंशन नहीं, जिधर से आपको सॉल्व सही लगता है। अब देखिए बच्चों, ये जो तार है इस तरीके से दिया गया। अब बच्चों अगर हम इस तार को इधर से पकड़ें और इधर से पकड़ें, और अगर इसको फैला दें तो एकदम 2 तार बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, अगर यहाँ पर बिंदु ए वाला हो गया, ये आपका बिंदु A हो गया, और इधर आपका ये बिंदु V हो गया। इसको जब हम फैला देंगे ऐसे करके, तो देखिए इस तरीके से एक तार बनेगा हमारे पास, इसमें भी 2 इधर, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा कुछ तार बन जाएगा। जब हम इसको इधर बीच से पकड़कर ऐसे फैला देंगे इस तरीके से, अब हम जब फैलाएंगे बच्चों तो ए B वाला इधर आ जाएगा, B वाला इधर आएगा, और A वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, A वाला हमारा 10 μF हो जाएगा, ये आपका 15 μF हो जाएगा माइक्रोफेरेड, ये आपका 8 एक तरफ 8 μF हो जाएगा, और 1 मिनट, ये वाला आपका 8 μF, ये भी 8 μF का है μF। अब बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। चाहे तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से। अब हमने जो नंबरिंग की, इसको C1 माना, इसको C2 माना, इसको C3 माना है, और इसको हमने C4 माना है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, नो टेंशन, आपको जैसे भी सरल लगता है। इसका मैंने क्या हुआ है, इसको जो ऊपर ए भी थे इसको मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में जो आपको बोर्ड में टीचर्स होते हैं वो कंफ्यूज करना चाहते हैं कि आप ना सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आपने जो तरीका बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो तो यहाँ पर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सिर्फ डाल देंगे सॉल्व। अब हमें निकालना क्या, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता, यानी कि C = हमारे क्वेश्चन मार्क है, जो हम चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं गिवन डाल के, लेकिन यहाँ पर उतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे माना C1 व C2, C1 और C2 आपको किस क्रम में लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे हैं बच्चों, जुड़े हैं, अटैच्ड है, श्रेणी क्रम।
अब बच्चों श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब आप जितने चाहें वो आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें c अभी कई बार निकालना रहेगा तो हम इसको एक बार c 1/c डैश मान लेते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें रखेंगे मान, देखो 1/c डैश का मान क्या हो जाएगा 1/c, यानी कि 1 तो 10 है 1/10 हो जाएगा, प्लस c2 का मान है 1/15, 1/10 इक्वल प्लस 1/15। अब बच्चों 10 और 15 का आप जब लासा निकालोगे, आई होप आपको लासा निकालना आता रहेगा, जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो आपका 30 आ जाएगा। एलसीएम अगर आपको नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं एक छोटा सा 1 से 2 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें मैं एलसीएम लेना आपको बता दूंगा। एलसीएम लेना आई होप आपको आता होगा, मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब बच्चों इसमें जब हम भाग देंगे तो 10 दूनी 10 30 यानी कि 3 प्लस 15 दूनी 30 यानी कि 2 आ जाएंगे। अब 3 और 2 ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 5/30 आ जाएगा, तो 5 एकन 5 5 6 30 यानी कि 1/c डैश इक्वल टू आ गया 1/6। अब हम इसकी तिरछा गुणा कर देंगे, यानी कि c डैश इक्वल टू हमारा आ गया 6 और माइक्रोफैरड में इसका मात्रक हो जाएगा, यानी कि बच्चों c डैश का जो मान आया है वो हमारे पास 6 माइक्रोफैरड आया है। अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट, अगर हम चाहें तो कह सकते हैं बच्चों कि इन दोनों तारों को जब हमने सॉल्व किया है तो इसके बीच में सिर्फ एक तार बचा है और वो बचा है 6 माइक्रोफैरड। इन दोनों को अब आप भूल जाइए। अब हमारे पास एक ऐसा तार बचा जिसमें 6 माइक्रोफैरड है और 8 माइक्रोफैरड है और 8 माइक्रोफैरड है। हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड। C3 तथा C4 किस क्रम में है बच्चों, ए भी कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। अब हम पूरा नहीं लिखे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम सूत्र वही लगाएंगे, हम इसको मान लेंगे 1/c डबल डैश, 1/c डैश का सूत्र यही लगेगा सभी में, ठीक है। अब 1/8 हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा, भाई 1/8 है तो 1/8 रहेगा, ठीक है। अब इसका जब आप लासा लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो इसका जब आप लासा लेंगे तो आपका इसका लासा आएगा 8 और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे डायरेक्टली 1 1 2, यानी कि 2 बटे आपका आ जाएगा 8, यानी कि 2 एकन 2 1/4। बच्चों पेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, 1 बटे क्या हो जाएगा हमारा c डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। अब इसका c डबल डैश का जो मान आएगा वो बच्चों आ जाएगा आपका 4 म्यू एफ, यानी कि बच्चों अब हम अगर बात करें इस सूत्र के, इस क्वेश्चन में देखें तो इन दोनों को अगर हम हटा दें तो ये हमारे पास बचा 4 म्यू एफ। अब हमारे पास एक तार ए है, बिंदु ए है, ए सॉरी बच्चों इधर एक मिनट सही नहीं बन रहा है, देखो मैं इसको दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। अब कैसा तार बचा हुआ, देखो यहाँ पर हमारा बिंदु ए है, यहाँ पर हमारा बिंदु बी है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से हमारे तार गए हैं। ये आपका बिंदु ए है, ए बिंदु बी है। ऊपर वाला हमने जब सॉल्व किया कितना आया 6 म्यू एफ आया है, 6 माइक्रोफैरड। नीचे वाला जब सॉल्व किया है तो 4 माइक्रोफैरड आया। अब बच्चों हम इनको C1 C2 मान ले चाहें तो आप चाहें तो ऐसे, इसका मान था C डैश और इसका मान आया C डबल डैश, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो अब हम सॉल्व करेंगे, C डैश तथा C डबल डैश किस क्रम में है बच्चों, ये आपके जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी कि C डैश और C डबल डैश जो है ये किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है C इक्वल टू C1 C2 C3, आप जितने चाहें वो जोड़ सकते हैं। तो C का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 C2 C3 का मतलब है कि ये सारे जुड़े हैं। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे आप तो 6 + 4 इक्वल टू आएगा 10 म्यू एफ, यानी कि बच्चों C का मान आ गया 10 माइक्रोफैरड। और यही चीज़ हमसे पूछी गई थी। अब बिंदु और बिंदु बी, ए और बी के बीच में सिर्फ एक तार बचा है और उसका मान है 10 माइक्रोफैरड, जो कि हमसे पूछा गया था। यानी कि इसके बीच की तुल्यधारिता C इक्वल टू 10 म्यू एफ आई गई है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेंगे।
अब बच्चों आपके लिए यहाँ पर रहेगा थोड़ा बहुत होमवर्क मेरी तरफ से। अब बच्चों ये जो सूत्र है इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना मैं इसके लिए आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो मैं इनको मान दे रहा हूँ, आपको मान दे रहा हूँ इसको C1, इसको मान दिया मैंने C2, ठीक है। एक C1 हो गया, एक C2 हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक तार आ जाएगा। इसको मैंने मान दिया C3 और इसको मान लिया हमने C4। आपको सॉल्व कर लेना है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेना है, 1/C' आ जाएगा। फिर बचे हुए इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर C" आ जाएगा। फिर इनको श्रेणी क्रम समांतर क्रम हो जाएगा, फिर एक दोनों फिर श्रेणी क्रम में जोड़कर आप इसका आंसर निकाल लेंगे, यानी कि तुल्यधारिता C आपके पास मान आ जाएगा। इसको आप घर में सॉल्व करेंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा मैं कम्युनिटी पोस्ट में अगर आप कहेंगे तो डलवा दूंगा, वहाँ से भी आप इसका फोटो खींच के इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज का लेक्चर बेशक आपके लिए छोटा था, कम न्यूमेरिकल सॉल्व कराए, लेकिन आपके लिए यूजफुल लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना रहता है। कैसा भी न्यूमेरिकल हो, अगर आप विधिवत तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं और मिलते भी हैं। यानी कि जिन बच्चों को पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सेम यही रहता है। और मेरे कई ऐसे बच्चे जिनको 70 में 60, 65, 69 नंबर तक मिले हैं, कई सारे बच्चे हैं जिनका मैं आपको नाम बता सकता हूँ। तो इसीलिए आपको मेहनत करना है, पढ़ते रहना। अभी भी आपके पास टाइम है, आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन कहेंगे, हम उसका जवाब और उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।